लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, खजुराहो, होशंगाबाद में वोटिंग होगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग होगी। यहां पर तमाम जातीय समीकरण और साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कई लोकसभा सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर बात की जाए तो संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। कल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण के तहत कल मतदान किया जाएगा और इन तीनों सीटों पर चुनावी शोर थम गया है। तीनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरीके अपनाए। भाजपा ने जहां इन सीटों पर अपने बड़े नेताओं की 9 सभाएं की, तो वहीं कांग्रेस की 1-2 सभाएं ही हो पाई है। राजनांदगांव से जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला वर्तमान सांसद संतोष पांडे से है, तो वहीं आपको बता दें महासमुंद से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने भाजपा की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी हैं। कांकेर में कांग्रेस के बीरेश ठाकुर का भाजपा के भोजराज नाग से मुकाबला है और यहां पर बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर राजनांदगांव की सीट को देखा जा रहा है। आपको बता दें यहां पर कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी को बड़ा मुद्दा बनाया। चलिए अब आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। संतोष पांडे बीजेपी प्रत्याशी है, जबकि भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा सांसद है संतोष पांडे। राजनांदगांव में आमने सामने हैं ये दोनों प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि मौजूदा सांसद है संतोष पांडे, जबकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इन दोनों की आपस में टक्कर है। यहां पर कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों को उठाया। जनार्दन मिश्रा और नीलम मिश्रा, आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस प्रत्याशी हैं नीलम मिश्रा। यहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गणेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, जबकि सिद्धार्थ कुशवाहा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहां पर कड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। गणेश सिंह मंत्री रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में कुशवाहा के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 4 बार के सांसद हैं गणेश सिंह और कड़ी चुनौती जो है कांग्रेस को देते हुए नजर आ रही है। वहीं सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस के नेता और शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी नेता है। यहां पर आपको मध्य प्रदेश के समीकरणों को समझा रहे हैं और साथ ही आपको बता रहे हैं अलग अलग सीटों पर जिस तरह से चाहे जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, यहां पर साधते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नजर आए हैं। मुकाबले की टक्कर इसमें देखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए मैदान में उतरकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा कांग्रेस की रैली का पूरा फोकस इसी पर था। जीएसटी, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया था। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल में रुके विकास कार्यों का मुद्दा बनाया और इसके अलावा कांग्रेस के तथाकथित घोटालों को लेकर भाजपा मुखर है। तो अलग अलग लोकसभा सीटों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, जो तमाम समीकरणों को अच्छे से समझाएंगे, किशोर लहर है ये भी बताएंगे। राजनांदगांव से हमारे साथ ललित ठाकुर जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। दमोह से वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं।
सतना से अनमोल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहला रुख मैं वीडी का करना चाहूंगी, दमोह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जातीय समीकरण काफी हावी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहुल लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी है। यहाँ पर किस तरह से जातीय समीकरणों को साधते हुए किस और लहर जाती हुई नजर आ रही है वीडी शर्मा? निश्चित तौर पर दमोह जो लोकसभा क्षेत्र है यह जातिगत समीकरणों के आधार पर ही आजकल लड़ा जाने लगा है। पिछली 2 बार से यहाँ पर लोधी सांसद थे जो थे प्रहलाद पटेल, और इस बार भी बीजेपी ने जो राहुल सिंह लोधी है उनको टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी तरवर सिंह लोधी को ही टिकट दिया है। अब ये रोचक मुकाबला हो गया है क्योंकि लोधी वर्सेस लोधी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जो नारा लगा रही है कि लोधी वर्सेस लोधी। हालांकि इस प्रकार के कई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं जो जाति समीकरणों के चलते पार्टियों ने टिकट दी है उसके छोड़कर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई मुद्दे हावी है और जो कांग्रेस लगातार उठाती रही है और भाजपा जो है विकास की बात करती रही। लेकिन अब मतदान का दिन आ गया है और कल यहाँ मतदान होना है। दमोह लोकसभा में लगभग 2200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। यहाँ पर एक हम मौजूद है एक आदर्श मतदान केंद्र पे, एक शासकीय जेपीवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया है। यहाँ पर 4 मतदान केंद्र हैं, 150, 151, 167 और 168। यहाँ पर लगभग 3000 से अधिक मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि लगातार 9 बार से यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वह सांसद बनते आए हैं। और अब यह चुनाव बहुत रोचक हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी लोधी समाज से ही व्यक्ति को वोट टिकट दी है। बिल्कुल, यहाँ पर मुकाबले की टक्कर देखी जा रही है। चूंकि लोधी वर्सेस लोधी यहाँ पर पूरा खेल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि पीएम मोदी की गारंटी की सपोर्ट जो है वो राहुल लोधी को मिलती हुई नजर आई है। और ऐसे में पीएम मोदी वाले फैक्टर से ही बीजेपी मैदान में उतरी है। चूंकि कांग्रेस बीजेपी में आए और हार गए, कांग्रेस से बीजेपी में जब वो आए तो और उसके बाद हार गए। और इस बीच हमारे साथ सतना से हमारे सहयोगी अनमोल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सीधा रुख अनमोल मिश्रा का करते हुए जानेंगे। अनमोल मिश्रा, बेहद दिलचस्प मुकाबला सतना में देखा जा रहा है। हाई प्रोफाइल सीट सतना, 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में है। कड़ी चुनौती कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। विधानसभा के चुनावों के परिणामों के बाद से बीजेपी ने यहां पर और जोर लगाने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर एक और खेल, बीएसपी के नारायण त्रिपाठी भी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर भी। जी बिल्कुल, बता दूं, देखिए कि जिस तरह से सतना लोकसभा सीट में जो है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और ब्राह्मण और पटेल जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में है। और इसी को लेकर जो है भाजपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। जो बीएसपी के जो नारायण त्रिपाठी हैं उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ाकर रखी हुई है। और कारण यही है कि ब्राह्मण बाहुल्य जो क्षेत्र है सतना, उसका जो ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो झुकाव बीएसपी की तरफ देखने को मिल रहा है। इसी कारण से जो है दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण वाला जो पूरा खेल है वो बनता नजर आ रहा है। और साथ ही कहा जाता है कि जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतरता है और यहाँ पर ब्राह्मण वोट को साधते हुए नजर आ रहे हैं नारायण त्रिपाठी, किसका खेल बिगाड़ सकते हैं और किसका खेल बना सकते हैं, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, नारायण त्रिपाठी के आ जाने से जो है वो दोनों प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक साबित हो रहा है। और जो ब्राह्मण वोटर्स है वो नारायण त्रिपाठी की तरफ झुकाव में पड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी यहाँ पे मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, लेकिन ये तमाम चीजें जो है सपना में देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन बीएसपी अपने अकेले दम पर क्या इस सीट पर काबिज हो पाएगी? और अगर नहीं हो पाती है तो साफ तौर पर किसी भी प्रत्याशी के वोटों में से काट होगी। कांग्रेस या बीजेपी, किसको नुकसान ज्यादा पहुंचने की आशंका है? क्योंकि अगर दोनों ही प्रत्याशियों की बात की जाए तो ओबीसी समाज से आते हैं दोनों प्रत्याशी। देखिए, नारायण त्रिपाठी के चुनाव मैदान में उतरने से ज्यादातर जो है वो भाजपा के ही प्रत्याशी गणेश सिंह के जो ज्यादातर वोटर्स माने जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण
जो वोट है वो भाजपा का होता है, ज्यादातर देखा गया है सतना में। और वही कारण है कि इस बार जो है ज्यादातर झुकाव ब्राह्मणों का, वो बीएसपी के जो प्रत्याशी है नारायण त्रिपाठी, उनकी तरफ देखा जा रहा है। इसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो नारायण त्रिपाठी है, उनके आ जाने से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गणेश सिंह, उनको ब्राह्मण वोटर्स को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल पा रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर कड़ी चुनौती जो है कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा विधानसभा के बाद एक बार फिर से लोकसभा में भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए अनमोल, क्योंकि वीडी शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दमोह से, उनसे जान लेते हैं। राहुल ने कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनावों में कितनी मजबूत छवि के साथ वो मैदान में उतरे हैं, या फिर मोदी फैक्टर के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या प्रभाव उनका क्षेत्र में? जी बिल्कुल, जैसे ही राहुल सिंह लोधी कांग्रेस से भाजपा में आए, उपचुनाव में उनको लड़ाया गया और उनको करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके बाद अब भाजपा ने उनको लोकसभा में फिर प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वहीं देखा जाए तो राहुल लोधी लगातार मोदी के नाम पर और भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी उनको घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार उनको जिताऊ का नारा देती हुए कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है। वहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है, क्योंकि यहाँ कोई तीसरा मजबूत उम्मीदवार नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने लोधियों को टिकट दी है, तो इसको देखते हुए अब जो लोधी वोटर है वो किसकी तरफ जाते हैं, अब यह देखने वाली बात होगी, जिससे यह साफ जाहिर होगा कि किसकी जीत होती है, क्योंकि यहाँ पर लोधी बहुल इलाका है। वीडी शर्मा आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ राजनांदगांव से ललित ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख करते हुए जानेंगे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव। पूर्व सीएम मैदान में, उनके सामने बीजेपी के संतोष पांडे। हालांकि यहां पर जातीय समीकरण बिठाने की पुरजोर कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा, लेकिन यहां पर जातीय समीकरण का खेल जो है वो कभी बनता हुआ नजर नहीं आया 2014 से अगर बात कर ली जाए। लेकिन इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं वहां के? वर्तमान सांसद संतोष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं। ये सीट बिल्कुल कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल है और लगातार जो है बीजेपी की बात की तो बीजेपी से जो उनके स्टार प्रचारक हो, चाहे अमित शाह जी हो, तो यूपी के और एमपी के सीएम ने प्रचार किया। वहीं कांग्रेस के लिए प्रत्याशी भूपेश बघेल के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जो है यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार किया है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोकसभा जो सीट है यहाँ पर जो है जो जातिगत समीकरण है बिल्कुल मायने नहीं रखता है। यही वजह है कि पिछले लोकसभा की बात की जाए तो संतोष पांडे जहां बीजेपी से थे, तो वहीं कांग्रेस से भोलाराम साहू को टिकट दी गई थी। लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से जो है भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने जीत दर्ज की थी। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल साबित होता है कि इस लोकसभा की सीट की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में जातिगत समीकरण बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी भी बहुत है। इसके अलावा सामान्य भी लगभग 20% से 30% के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं। जी ललित जी, हमेशा कहा गया है यहाँ पर कि जातीय समीकरण, आप भी बता रहे हैं, यहाँ पर उतना मायने नहीं रखते हैं या जीत या हार का फैसला नहीं करते हैं। लेकिन जो जीत या हार का फैसला करती है राजनांदगांव में, वो है महिला वोटर्स। महिला को साधने के लिए बीजेपी ने तो कई योजनाएं मैदान में उतारी, लेकिन कांग्रेस के लिए वही बड़ी चुनौती बन गई है। अब आप से ये जानना चाहेंगे कि महिला वोटर्स का रुख वहां पर किस ओर बनता हुआ नजर आ रहा है? टोटल जो लोकसभा सीट है राजनांदगांव, इसमें 8 विधानसभा है। इसमें तकरीबन 18,65,000 जो है मतदाता है। इसमें 9,36,000 महिला मतदाता हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी मतदान करने के लिए। जिस तरीके से बीजेपी ने महतारी वंदन योजना जो है के तहत जो है 1,000 रुपए महिलाओं को दे रही है, वही जो है लगातार बीजेपी एक चीज देखने को मिल रही है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। चाहे गोबर घोटाला हो, महादेव घोटाला हो, हर मंच से उनके जो स्टार प्रचारक है। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर महालक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवाया है, वो कितना प्रभावशाली होगा? जी बिल्कुल, देख लें, कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजनाओं का फॉर्म जो है ग्रामीण क्षेत्र में भरवाया है, इसका भी असर कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं शहर में भी लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया। कहना गलत नहीं होगा कि राजनांदगांव में कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन 4 तारीख को ही पर्दा
उठेगा इस पूरी सीट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्या सियासी समीकरण कह रहे हैं दर्शकों को बताने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो तमाम गणित को समझाते हुए नजर आए। तो कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग है और साथ ही सभी दलों द्वारा चुनाव प्रचार भी थम चुका है, लेकिन अब कल तमाम प्रत्याशियों की जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद होता हुआ नजर आएगा।